व्याकरण का हम देख रहे थे, ठीक है। कौन सा भाग देखा था हमने? पिछला संधि देखी थी, ठीक है। व्याकरण के जो भाग थे हमारे वो थे कितने? 3, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण होता था वे मूल ध्वनि जिसके क्या होंगे? टुकड़े हो जाएंगे, है ना हो सके। वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण में मूल ध्वनि की परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो वहीं से भाषा समझ आ जाती है, ठीक है, कि बोल क्या रहा है ये शब्द। और पेपर में ना तो कभी इस तरीके का पूछा जाता कि हाँ परिभाषा है क्या, पर तो हल्का सा पता होना चाहिए कि वर्ण वे मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। क्वेश्चन में ही क्लियर हो रही है परिभाषा, ज्यादा डीप जाने की जरूरत ही नहीं है। इस वाले का पार्ट को हमने पूरा देख लिया। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो वो हमारे वीडियो में पीछे जाके देख सकता है, लेक्चर सभी रिकॉर्डेड है। अब बात करते हैं हम शब्द की, ठीक है। वर्ण, शब्द और वाक्यों को मिलाने से हमारी एक चीज बनी थी, कौन सी? वर्ण, शब्द और वाक्य से भाषा। वर्ण, शब्द और वाक्यों को मिलाने से बन गई थी हमारी कौन सी? भाषा बन गई थी। भाषा वह साधन जिसके द्वारा क्या है, हम अपने विचारों को बोलकर या फिर लिखकर प्रकट कर सकते हैं। और हिंदी वर्णमाला के अनुसार भाषा के कितने भेद? 2 भेद। कौन कौन से हैं? मौखिक और लिखित भेद हैं। सर सांकेतिक है। अरे सांकेतिक भाषा हिंदी वर्णमाला के अनुसार थोड़ी ना, वो सांकेतिक भाषा, ठीक है। आजकल जमाना थोड़ा मॉडर्न हो गया है ना। कैसा हो गया? मॉडर्न हो गया। अब आप अगर कल को किसी को बस स्टॉप पे जाके बाहर देख लो कि कहीं किसी को इशारों में बात करने लग जाओ, तो कहीं कोई लड़की होगी और उसने सैंडल हील वाली पहनी होगी, तो बाबू भैया बात ध्यान से ही करना थोड़ी सी, है ना, क्योंकि पिटाई भी हो सकती है, वरना वो हील गोली की तरह सीधी हो जाएगी। तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार जो भेद है भाषा के वो 2 ही हैं, ठीक है। एक मौखिक और दूसरा लिखित। सांकेतिक भाषा को प्रयोग में नहीं लाया जाता है हिंदी वर्णमाला के अनुसार, ठीक है। ये इशारों से चलती है। गाना सुना वो? इशारों नहीं है ना। आंख मारे हो लड़का, आंख मारे, लड़की आंख मारे, आंख मारे। चलो आगे। भाषा इन तीनों को मिलाने से जो बनी वो हमारी क्या बन गई? भाषा। भाषा के रूप कितने? 2, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी शब्द की। ये वाला क्लियर हो गया है, इसको आप पिछले वाले लेक्चर में भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो बार बार पूछो, एक बार नहीं 1000 बार पूछो, ठीक है। अगर शब्द के भेद की बात की जाएगी तो वो होते हैं हमारे कितने? 2। एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कि कोई अर्थ होता है, ठीक है। और निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कि कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है? निरर्थक शब्द कहा जाता है। वर्ण तो अपने आप में क्या थे? वे मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते थे, ठीक है। शब्दों को बनाने के लिए क्या करना पड़ता था? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। और वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों से। हिंदी का ग्रामर जो है एक दूसरे के ऊपर सटा हुआ है। कई बोलते हैं बहुत पेचीदा है, कई बोलते हैं बड़ा इजी है। देखा जाए तो इतना इजी भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है, ठीक है। बस तरीका होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस तरीके का है। तो शब्द के अगर भेद की बात की गई है तो वो कितने हमारे? 2। एक है हमारा सार्थक और दूसरा कौन सा है? निरर्थक। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कि कोई अर्थ होता है। तो ऐसी कोई चीज है जिसका अर्थ नहीं है? ये सर कौन सी? बकवास बाजी। देखो ये कुर्सी है, अपने आप में इसका अर्थ है, तो कैसा शब्द हो गया? सार्थक। ये टेबल है, अपने आप में अर्थ है इसका, तो कैसा शब्द हो गया? सार्थक हो गया। सार्थक मतलब जिसका कि कोई अर्थ है। ये पेन है मेरे पास, इसका भी कोई अर्थ है, तो कैसा शब्द है ये? सार्थक। देखो आम कैसा शब्द है? सार्थक है निरर्थक है? सार्थक है। हिमालय कैसा शब्द है? अरे अर्थ है तो सार्थक है ना। पेन कैसा शब्द है? क्लियर है यहां तक? देखो चाय कैसा शब्द है? सार्थक शब्द है। कौन सा? चाय।
पान कैसा शब्द है? बाजा कैसा शब्द है? सार्थक शब्द है। लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर जैसे ही हम बोल दें कि चलो चाय बाय पीते हैं, जैसे मेरा भी मन कर रहा है अभी थोड़ा चाय पीने का, है ना? तो जैसे ही शब्द के साथ हमने ऊट-पटांग वाले शब्द लिख दिए, अब चलो भाई चाय बाय पीते हैं बाहर जाके, तो जैसे ही सार्थक शब्द के साथ कोई ऊट-पटांग वाला शब्द जुड़ जाए तो वो हमारा क्या हो जाता? निरर्थक शब्द हो जाता। यहां से ज्यादा नहीं है, बस एक दो याद रखने आपने, और एग्जाम में वहीं से पूछ लेता है, ठीक है? शब्दों की समझ होनी चाहिए। जब हमें लगे कि अर्थ है तो कौन सा? सार्थक। जब हमें लगे कि इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? निरर्थक। निरर्थक में लिखो कौन कौन से होते हैं, ठीक है? जैसे पान, पान बान, लग पड़ा मेला, चलो कई बार ऐसे बोलते हैं चल भाई पान बान खाते हैं, लेकिन जैसे ही पान के साथ बान जुड़ गया तो शब्द कैसा हो गया? निरर्थक हो गया। शादी ब्याह का माहौल होता है ना, बाजा बजता उधर, लेकिन कई बार हम बोल देते हैं चल बाजा गाजा, तो कैसा शब्द हो गया? फिर निरर्थक हो गया। बाजा अपने आप में क्या था? सार्थक शब्द था, लेकिन जैसे ही बाजे के साथ गाजा जुड़ गया तो क्या होगा? शब्द की जड़ी चली गई, शब्द कैसा हो गया? निरर्थक हो गया। इसमें वो लिखो जैसे कल कल, तर तर, बक बक, खट खट, कैसे शब्द हो गए? ये निरर्थक शब्द हो गए। चलो आगे। सर हिमाचल में वो लड़कियां बोलती हैं फच फच। तेरा कुछ नहीं हो सकता। सार्थक और निरर्थक में कोई डाउट है? चलो आगे। ये सब इनको पूछ सकते हो, लेकिन फच फच वाला शब्द नहीं पूछ सकता। फच फच से रिलेटेड कर लेंगे इंसान में। आराम से लगता है। देखो पहला आता है हमारा रचना की दृष्टि से शब्द के भेद कितने होते हैं। रचना को कई बार बनावट भी बोल देते हैं, कई बार व्युत्पत्ति भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बनावट और व्युत्पत्ति। ये तीनों एक ही चीज है। रचना की दृष्टि से शब्द के भेद, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद, और बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो कितने होंगे? 3 होते हैं हमारे। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। देखो रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका खंडन करने पर कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता, उन्हें क्या कहते हैं हम? रूढ़। यौगिक शब्द वे होते हैं जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं। किससे? शब्द में खुद ही लिख रखा है, देखो योग कितना? 2 या 2 से अधिक शब्दों का योग। और योगरूढ़ शब्द वे होते हैं जो होते तो यौगिक के समान है, लेकिन क्या करते हैं? कोई तीसरा अर्थ प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। यौगिक शब्दों में जो हमारे रहते हैं वो कौन से रहते हैं? ये देखो, उपसर्ग, प्रत्यय। ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें उपसर्ग भी होता है और प्रत्यय भी होता है, मतलब उपसर्ग और प्रत्यय दोनों। और एक होता है हमारा समास। यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा शब्द रचना का प्रकार नहीं है। देखो ये रूढ़ शब्द जो होते हैं वो भी क्या है? शब्द रचना का प्रकार है। यौगिक शब्द वो भी शब्द रचना का प्रकार, योगरूढ़ी ये भी शब्द रचना का प्रकार, उपसर्ग जो होते हैं ये भी शब्द रचना के अंतर्गत आते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय और समास। इसके बाहर का जो ऑप्शन होगा वो आपने वैसे ही निकाल देना है कि शब्द रचना का भेद नहीं है। और यहां से रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे। अब हम शुरुआत करते हैं यहां से।
इन तीनों से फिर देखेंगे इसको बहुत जल्द। तो बने रहिए, लाइव वाले रहिए। देखो है कुछ नहीं इसके पीछे, बस एक हल्की सी कहानी है, लॉजिक बोलते हैं उसको। जब किसी शब्द को बोलने से हमें लगे कि ठहराव नहीं मिल रहा है, संधि में भी हमने क्या देखा था, जहां से हमें लगा था कि हमें ठहराव मिल रहा है, मतलब एक शब्द का निर्माण हो रहा है, वहां से क्या हो गई थी, हमारी संधि हो गई थी। रूढ़ शब्द में क्या होता है कि जैसे ही हमने शब्द को लिख दिया, इसको बोल के देखो, अगर ठहराव मिलता है तो बोलो, अगर नहीं मिलता है तो पढ़ के देखो भला इसको। कलम, कलम, रुक रहा हूं मैं। लेकिन जैसे ही इन शब्दों का खंडन कर दिया जाता है, क, ल और म, तो ये कैसा शब्द बन जाता है, रूढ़ी, रूढ़ शब्द बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे क का कोई अर्थ नहीं रह जाता, ल का कोई अर्थ नहीं रह जाता और म का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, रूढ़ी। जिन शब्दों का खंडन करने पर कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता, उन्हें क्या कहते हैं, हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द बोल के खुद ही पता लग जाता है कि ये रूढ़ी है कि यौगिक है कि योग रूढ़ी है। ठीक है, जब हमें ठहराव नहीं मिल रहा है तो मान लो कि वो शब्द कैसा है, रूढ़ शब्द है। देखो मैं एक छोटा सा शब्द लिखता हूं, पढ़ना आपका काम है, जग। जग एक झटके में बोल दिया ना मैंने, रुका तो नहीं मैं, लेकिन अब जैसे ही मैं रुक गया, ज और ग, ज का कोई अर्थ नहीं, ग का कोई अर्थ नहीं, मतलब मैं जो शब्द बोल रहा हूं एक झटके के साथ बोल रहा हूं, तो वो कैसा शब्द हो जाएगा, हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, एक और शब्द लिखूं, अब पढ़ के देखो, पुस्तक, ठहराव मिल रहा है, पुस्तक, एक ही झटके में इसका उच्चारण हो रहा है ना। तो बोलता जिन शब्दों का अगर उच्चारण एक झटके के साथ हो, वो हमारे कौन से शब्द माने जाते हैं, रूढ़ शब्द माने जाते हैं। ठीक है, चलो यौगिक में देखते हैं अब क्या होता है इसमें। अभी टेस्ट होगा इसका एक साथ, टेंशन ना लो। यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं। एक चीज तो ये लिख लो कि जो दो शब्दों के योग से बने उन्हें क्या कहा जाता है, यौगिक। दूसरी चीज, स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ये भी यौगिक होते हैं। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है कि स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। देखो, पाठशाला, अब इसको बोल के देखो भला, पाठ प्लस शाला, पाठ एक शब्द का निर्माण हो गया, अगला क्या बच गया हमारा, किसका, मेरा अभी नहीं हुई मेरी शादी को। यौगिक शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, है ना। अभी मैंने एक शब्द लाइन लिखवाई थी आपको कि स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। स्वतंत्र सत्ता मतलब जो शब्द जैसा लिखा गया है वो वैसे ही बोला जाता है। ठीक है, जैसे पाठशाला, पाठशाला से मतलब क्या है, हमारा विद्यालय से, है ना। तो इसमें स्वतंत्र सत्ता क्या है, इस शब्द का भी एक अर्थ है, इस शब्द का भी एक अर्थ है। अगर यहां से भी पता नहीं लगता है तो एक और चीज लिखो यहां पे, तीसरा नियम लिख लो इसमें। बोलता यौगिक शब्द वे होते हैं जिनमें या तो उपसर्ग लगा हो या फिर प्रत्यय लगा हो। उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे यौगिक। एक और चीज लिखो इसमें, ऐसे कौन से शब्द होते हैं, देखो ऐसे कौन से शब्द होते हैं जिनका खंडन करने पर दोनों ओर रूढ़ शब्द प्राप्त होते हैं। क्लियर है। देखो रूढ़ में हमने क्या देखा था,
उच्चारण जो था वो हमारा कैसे था, एक झटके के साथ। यौगिक को पहचानने का तरीका हमने क्या देखा, दो शब्दों का योग, पहली बात ये देखी। दूसरा क्या देखा उसमें, दोनों शब्द अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, मतलब स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे यौगिक कहलाते हैं। तीसरी चीज क्या लिखी थी इसमें, उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाएंगे, यौगिक। ये देखो, पाठ प्लस शाला, मूल शब्द के अंत में जो चीज जोड़ी जाती है उसको प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। एक और शब्द दे दूं, जैसे में विकार, कैसा शब्द है। अब देखो, मूल शब्द से पहले एक और चीज जुड़ गई, क्या जुड़ा, उपसर्ग। अब इसने क्या किया कि जब ये दोनों मिल गए तो वाक्य में क्या करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। यहाँ पे उपसर्ग है और यहाँ पे प्रत्यय है, तो उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द। और एक और चीज लिखवाई थी, पढ़ के बता जरा मेरे को, कौन सी लिखवाई, ऐसा कौन से शब्द हैं जिनको भी खंडन करने पर रूढ़ि शब्द प्राप्त होते हैं, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका खंडन करने पर दोनों ओर रूढ़ि शब्द प्राप्त होते हैं। देखो, इसको बोल के देखो कैसा शब्द है, रूढ़ि है कि यौगिक है, सिर्फ ये वाला पाठ उच्चारण एक झटके में हो रहा है। अगला बोल के देखो, ये वाला साला, जहां पे हमें लगे कि शब्दों को अलग करने पर दोनों ओर क्या, इस तरफ भी रूढ़ि और इस तरफ भी रूढ़ि शब्द प्राप्त हो, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाता है। और कोई डाउट है यहां तक, पक्की बात है, चलो मान के। एक चीज देखनी है आपने कि जहां पे आपको लगे कि उपसर्ग दे रखा हो, प्रत्यय दे रखा हो, तो वो कौन सा, यौगिक। दोनों ओर से रूढ़ि शब्द प्राप्त होने पर कौन सा, यौगिक। क्योंकि पाठ भी अपने आप में एक रूढ़ि है और शाला भी अपने आप में क्या है, रूढ़ि है। तो बोलता जिन शब्दों का खंडन करने पर दोनों ओर से रूढ़ि शब्द प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। और यौगिक शब्द वे होते हैं जो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। अगले पे चलो, फिर अगले पे आ जाओ। योगरूढ़ शब्द वे होते हैं जो होते तो यौगिक के समान है, और यौगिक में क्या हो रहा था, दो शब्दों का योग हो रहा था। 1 + 1 कितना हो गया, 2। 1 + 1 2, 3। अरे मैथ भी नहीं आता है इनको अभी तक है। 1 + 1 का मतलब यहाँ पे 3 मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। हमने क्या किया था, पाठशाला का एक पाठ एक शब्द था, शाला एक शब्द था, ठीक है। उनमें क्या था, दो शब्दों का योग था। लेकिन योग रूढ़ी होती तो इसी की तरह है, लेकिन ना तो ये पहला शब्द और ना दूसरा शब्द, कोई तीसरा अर्थ ले लेते हैं, तीसरा शब्द ले लेते हैं, ठीक है। जैसे जलज, अब इसका संधि निषेध करके देखो, जल अपने आप में एक शब्द बन गया, जल प्लस जो, जो मतलब जन्म लेने वाला। अब यहाँ पे ये जो हमारा 1 + 1 की कहानी है, इसका देखो 3 कैसे होता है। जलज, जल में जन्म लेने वाला, जल प्लस जो, कौन सा हो गया, जल में कौन जन्म लेता है, कमल, कमल कीचड़ में लेता है ना। मछली जल की रानी है, तो जल इसका अर्थ हो गया जैसे जल में जन्म लेने वाला। तो इसने क्या कर दिया, शब्द ने कोई तीसरा अर्थ ले लिया, किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है। अगर यहां से क्लियर नहीं है तो एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे देखो नीलकंठ, संधि विच्छेद क्या हो गया, नीला प्लस कंठ, है ना। अब ना तो यहाँ पे ये पहला वाला शब्द और ना ये वाला दूसरा शब्द, अब ये किसी तीसरे को इशारा कर रहा है। बोलता नीला है कंठ जिसका, किसका, भगवान शिव का है। ये चलते हैं हमारी समासिक प्रक्रिया पे, पूरा समास पे डिपेंड रहता है ये योग रूढ़ी शब्द, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो शब्दों का योग, इसमें क्या होगा, उच्चारण एक झटके के साथ होगा। तो योग रूढ़ी में एक चीज लिखो,
यहाँ तो स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द थे ना, योग रूढ़ी में देखो स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे योग रूढ़ी। लगाओ अभी से टेस्ट। गिरिधर को धारण करने वाला। एग्जाम्पल आपके पास ही तीन है, ऑप्शन ए, बी और सी। चौथा ऑप्शन जो रहेगा आपका वो नन ऑफ दीज रहेगा। गिरिधर कैसा शब्द है, योग रूढ़ी। गिरि का अर्थ होता है पर्वत और धर मतलब धारण करने वाला। तो किसने उठाया है पर्वत को, श्री कृष्ण। कौन सा पर्वत, गोवर्धन, गोवर्धन है ना। तो गिरि को धारण करने वाला बोलता, गिरिधर में कौन सा शब्द है, यौगिक, योग रूढ़ी या फिर रूढ़ शब्द। तो जब किसी शब्द ने अपना तीसरा अर्थ ले लिया, संधि विषय तो हमने कर दिया गिरि प्लस धर, यहाँ गिरि का अर्थ हो गया पर्वत और धर मतलब धारण करने वाला। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो शब्दों में स्वतंत्र सत्ता थी वो धारण नहीं की इन्होंने, ठीक है। चलो अगले पे, द्विरद में कौन सा शब्द है, योगदान है जिसके द्वि मतलब दो, दो। रद होता है दांत, दो है दांत जिसके, किसके, हाथी। अरे मेरे पास भी है। जब कोई शब्द तीसरा अर्थ ले लेता है तो वो हमारा कौन सा हो जाता है, योग रूढ़ी। योग रूढ़ी। बुद्धिमान कैसा शब्द है इन तीनों में, योग रूढ़ी। बस इधर लिख दिया तो योग रूढ़ी हो गया है। योग योगिक क्यों, बुद्धि और भगवान, बुद्धि को भगवान है। देखो बुद्धि प्लस मान, मान अपने आप में क्या है, प्रत्यय है। तो हमने क्या बोला था, देखो बुद्धि एक ऐसा शब्द है, इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, बुद्धि एक झटके के साथ, मान एक झटके के साथ, दो शब्दों का योग भी बन रहा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या, इसमें प्रत्यय भी है, यहां भी रूढ़ी, यहां भी रूढ़ी। इसमें अब डाउट कहां पे है कोई डाउट नहीं है। तो देखो फिर अगला, कलम कैसा शब्द है, कलम, कलम रूढ़, कलम रूढ़, कलम कैसा शब्द है, रूढ़, रूढ़। फल वाला कैसा शब्द है, फल, एक झटका रूढ़, फल वाला यौगिक। फल वाला, बाला लाया पढ़ने से, फल वाला का यौगिक होता है, दो झटके फल, फल और बाला। अरे बाला एक प्रत्यय भी है, सुना बाला, बाला, तो ये चीज है बाला, फल वाला, फल प्लस बाला, बाला इसमें क्या है, एक प्रत्यय है, दो शब्दों का योग बन रहा है, फल प्लस बाला, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लो, दुर्जन कैसा शब्द है, दुर्जन, दुर्जन, रूढ़ी यौगिक या फिर योग रूढ़ी, दुर एक उपसर्ग भी है हमारा, ठीक है। यस सर। जब हम उपसर्ग देखेंगे तब लग जाएगा पता, इसीलिए बोलता हूँ कि हिंदी का जो टॉपिक स्टार्ट कर लो वो अगले टॉपिक को साथ में पकड़ के लेके चलता है ना। अभी बात हम इसमें कर रहे हैं रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ी की, लेकिन बात किसकी हो रही है, उपसर्ग और प्रत्यय की, जो अभी हमने देखना है ना। तो थोड़ा कोई बात नहीं, आराम से, दुर प्लस जन। चंद्रमुखी में कौन सा शब्द है, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुखी, चंद्रमुखी योग रूढ़ी। चंद्र के समान मुख है जिसका, किसका, स्त्री। नहीं होता, सब ऐसे ही थकते हैं। पद्मावती सर, अरे तो वो तो मेकअप स्त्री काया पलट केंद्र होता है, वहां से थोड़ा सा हो जाता है। देखो जब हमने समास देखना है तो वहां पे एक चीज चलती है हमारी, टोटली झूठ, यस सर। और वो चलता है कर्मधारी पे,
अगर कल को मेरे को बोल दे कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, है तो मैं हूँ कोई हैंडसम नहीं होना हमारे लिए है। सब कभी कभी तो ये handsome बोलता मेरे को, सर आप काले दिख रहे हैं, मतलब काला आदमी काला नहीं दिखेगा तो कैसा दिखेगा है। हमारे लिए सर आप हैंडसम है। देखो चंद्र के समान मुख है जिसका, किसका स्त्री है कोई स्त्री जो मेकअप में काया पलट केंद्र से आ गई है ना। ये चलता है सिर्फ कर्मधारय समास में, बुरा ना मानना कोई स्त्री होगी नहीं तो यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमने तरीका रखना है याद करने का कि होता किस तरीके से। और कर्मधारय समास की एक खास बात रही है कि जिस भी समास में झूठ होगा ना वो हमारा कौन सा होता है, कर्मधारय। जैसे एक और एग्जांपल दूं मैं, मृग नयन कैसा शब्द है, मृग के समान नयन। अब यहाँ पे क्या है, नयन की विशेषता बताई जा रही है कि नयन कैसे है। इस बारे में मुख की विशेषता बताई जा रही थी कि मुख कैसा है, चंद्र के समान, है ना। अब यहाँ पे विशेषता ये बताई जा रही है कि नयन कैसे है, हिरणी जैसी आंखें हैं तेरी। होती कभी तो ऐसे ही बोल देते बंदे कि हाँ बाबू तेरी आंखें हिरणी की जैसी हैं, पर एक्चुअल में होती नहीं है। अगर कोई ऐसे आपको बोल दे तो समझ जाओ आप कि ये ठग रहा है बातों में होता ना किसी के। तो ये भी हमारा कौन सा समास हो जाता है, योगरूढ़ी। अरे समास कौन सा हो जाता है कर्मधारय अभी देखा नहीं है, लेकिन याद रखना कि जिस समास में हमारे झूठ की बात होगी ना वो कौन सा, कर्मधारय। और योगरूढ़ी में चलता क्या है हमारा, टोटली समास, मतलब कोई तीसरा अर्थ ले रहा हूं, ठीक है। जैसे लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, उदर होता है पेट। अब किसका है लंबोदर, किसको बोलते हैं, श्री गणेश को, गणेश को बोलते हैं ना। तो इन शब्दों ने, इस शब्द ने क्या किया, लंबा प्लस उदर कोई तीसरा अर्थ ले लिया, ना पहला लिया ना दूसरा, कोई तीसरा अर्थ ले लिया। अगला एग्जांपल लिखो, राष्ट्रपति। राष्ट्र का है जो पति। राष्ट्रपति कैसा शब्द है, रूढ़ी है, यौगिक है या फिर योग रूढ़ी है, योग रूढ़ी। यौगिक भी हो सकता है सर। ये देखो राष्ट्र का पति, राष्ट्र, राष्ट्र प्लस पति। अब इसमें ना तो उपसर्ग है ना प्रत्यय है ना कोई तीसरा अर्थ है, ठीक है। हो क्या रहा है इसमें, दो शब्दों का योग, राष्ट्र प्लस पति, राष्ट्र का पति। अब इसमें हमने देखना क्या था, पहला काम हमारा जैसे ही हमने शब्द लिख दिया उसका संधि करो, संधि हो जाती है तब तो ठीक है, अगर नहीं होती तो वो हमारा कौन सा, रूढ़। एक झटके में बोला जाएगा तो कौन सा, रूढ़। रूढ़। अगर संधि हो जाती है तो वो हमारा कौन सा, यौगिक। यौगिक। लेकिन अगर संधि होने के बाद भी अगर कोई तीसरा अर्थ ले रहा है तो योगरूढ़ी। तो कौन सा हो जाएगा, योगरूढ़। योगरूढ़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब हमने देखना है कि शब्द हमारा बना एक ये और एक बना ये, दो शब्दों का निर्माण हुआ ना। तो दो शब्दों का जब निर्माण होता है तो वो हमारा कौन सा आ जाता है, यौगिक शब्दों के अंतर्गत आ जाता है। तो राष्ट्रपति कैसा शब्द हुआ फिर हमारा, यौगिक। यहाँ पे राष्ट्र क्या है हमारा, रूढ़, पति कैसा शब्द है, रूढ़। एक झटके में बोला सकता है। हाँ जी। आपकी कोई इच्छा है, कोई डाउट? नो सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम अगला देख लेंगे। एमसीक्यू भी हर मॉक टेस्ट के साथ मतलब हम उसमें भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, प्यार से मेरी भी उम्र बढ़ती रहे।